इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो इतने अमीर बने कैसे? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद ये रिलायंस जियो की वजह से है, जो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है। दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये शायद रिलायंस रिटेल या फिर इनके स्मार्ट बाजार आउटलेट्स की वजह से है, लेकिन आपके ये सारे अजम्पशंस गलत है। रिलायंस का टेलीकॉम बिजनेस उनके टोटल प्रॉफिट्स का मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है और रिलायंस रिटेल तो उससे भी कम है। तो इनका मेजोरिटी ऑफ द पैसा आ कहां से रहा है? जब रिलायंस जियो 2016 में लॉन्च हुआ था तब उसने अगले 2 सालों तक रिलायंस को कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया और इसको लॉन्च करने के लिए रिलायंस ने अपनी खुद की जेब से $22 बिलियन यानी 1,50,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, और वो भी बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के। तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि मुकेश अंबानी ने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा लाया कहां से? तो ये आ रहा है मुकेश अंबानी के एक ऐसे वेल्थ के सोर्स से जो इतना ज्यादा गहरा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी भी खर्च करने लगा दो तो भी आप खर्च नहीं कर पाओगे। ये मुकेश अंबानी का एक कैश काउ है जो अंबानी फैमिली ने दशकों पहले इस्टेब्लिश किया था, जिससे मुकेश अंबानी, उनके बच्चे और उनके आगे की कई पीढ़ियां कंटिन्यूअस अर्न करती रहेगी। और ये पैसा ना एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या फिर रिटेल जैसे ग्लैमरस सेक्टर से नहीं आता, बल्कि ये एक बोरिंग बिजनेस से आता है जिसका नाम है जामनगर रिफाइनरी। ये ना कोई आम रिफाइनरी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा एडवांस है कि दूसरा देश या फिर कोई भी और कंपनी इसे मैच तक नहीं कर सकती। रिलायंस का ऑयल टू केमिकल का सेगमेंट हर घंटे 68 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो आप सोच सकते हो ये कितने बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं। अब ये रिफाइनरी कब स्टैब्लिश हुई और किसने इसे बनाया, ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी है एक इंडियन बिजनेसमैन की जिन्होंने कपड़े बेचने से शुरुआत की और फिर आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी बनाई। इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी की साइकोलॉजी को और भी ज्यादा क्लोजली समझेंगे और देखेंगे कि वो कैसे देश के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बने। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं ये समझने से कि क्रूड ऑयल रिफाइनरी क्या होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल या फिर डीजल डायरेक्टली अर्थ से नहीं निकलते, जो एक्सट्रैक्शन से मिलता है उसे कहा जाता है क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को हमें रिफाइन करना पड़ता है। जामनगर जैसी क्रूड ऑयल रिफाइनरी इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाती है। अब क्रूड ऑयल से कई सारी अलग अलग चीजें बनती है जैसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोकेमिकल्स और इवन पेट्रोलियम जेली जैसे वैसलीन भी बनती है। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, ना सिर्फ अपने साइज में बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी। 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 73,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा था। अगर आप अर्निंग्स ब्रेकडाउन देखें तो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन ने 9.1% का कंट्रीब्यूशन किया, रिलायंस रिटेल ने 12% का। अब रिलायंस रिटेल में रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट बाजार ऐसे कई सारे आउटलेट्स भी इंक्लूडेड है। उसके बाद इनकी डिजिटल सर्विसेज ने 33.6% कंट्रीब्यूट किया, जिसमें जियो टेलीकॉम, जियो सिनेमा और जियो फाइबर भी शामिल है। लेकिन इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑयल टू केमिकल रिफाइनिंग बिजनेस ने किया था, जो था 41.5%। अब यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि डिजिटल सर्विसेज और रिलायंस रिटेल रीसेंट वेंचर्स है जो अब आगे जाके इन्हें प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। लेकिन ये रिफाइनरी बिजनेस ही था जिसने मुकेश अंबानी को इन सारे बेट्स के लिए इनिशियल कैपिटल बना के दिया। अब इस इनिशियल कैपिटल को जनरेट करने का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है $22 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट जो 2016 में जियो टेलीकॉम को इस्टेब्लिश करने के लिए किया गया था। अगर मुकेश अंबानी के पास उनका ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस ही नहीं होता और उससे कोई पैसा भी जनरेट नहीं होता तो वो इतने सारे सेक्टर्स में इतने रैपिडली एक्सपांड ही नहीं कर पाते। जियो और रिलायंस रिटेल उनके एम्पायर के आज के फेसेस है, लेकिन ये थोड़ी सी कम ग्लैमरस जामनगर रिफाइनरी है जो मुकेश अंबानी की इमेंस वेल्थ का असली सोर्स है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये आती है कि इस फैक्ट्री को बनाने के लिए भी इतने सारे पैसे मुकेश अंबानी ने कहां से लाए? अब क्रूड ऑयल रिफाइनरी बनाना किसी की भी बस की बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं इसमें और बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। बट एक चीज है जिसका यूज करके आप इंस्टेंटली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और सक्सेसफुल होने की तरफ अपना पहला स्टेप ले सकते हो, एंड दैट इज क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट। और इस काम में आपकी हेल्प करेगा उडू वेबसाइट बिल्डर। उडू एक एंड टू एंड बिजनेस सोल्यूशन है और यहाँ पे वेबसाइट बनाने से लेके सेल्स तक सारे बिजनेस प्रोसेसेस एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो आप। उन्हीं में से एक है उडू वेबसाइट बिल्डर। ये एक इजी येट स्टनिंग सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे आपको एक अमेजिंग वेबसाइट एडिटर मिलता है। गए वो दिन जब आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते थे, अब बस ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट बनाओ इन लेस देन 10 मिनट्स। उडू का यूज करने के 3 मेन रीजंस आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉरएवर, वो भी फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। नंबर 2, आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो, लिटरली सारे के सारे टास्क एट वन प्लेस एट उडू। एंड नंबर 3, फ्री कस्टमर सपोर्ट एंड अनलिमिटेड होस्टिंग और मेंटेनेंस, वो भी फॉर लाइफ टाइम। प्लस ये रहे उडू के और कई सारे फीचर्स। सिंपली आपको udu.com पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और वेबसाइट बिल्डर सिलेक्ट करना है टू गेट अ फ्री ट्रायल। उसके बाद खुद को रजिस्टर करना है और अपने
बिजनेस को एक अच्छा सा नाम देना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट की डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव्स फिल करने हैं एंड एक अच्छा सा कलर पैलेट चूज करना है, या फिर कलर्स को आप अपने ब्रांड का लोगो अपलोड करके भी चूज कर सकते हो। और फिर जब आप पेजेस और फीचर सिलेक्ट करोगे, उडू आपके सामने 3 थीम्स लेके आएगा। अगर आपको और भी थीम्स चाहिए तो बस व्यू मोर थीम्स पे क्लिक करके आप और भी थीम्स देख सकते हो। ये सारी की सारी थीम्स उडू पे एआई से जनरेटेड है। आपको बस इसमें से एक सिलेक्ट करना है एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स योर वेबसाइट वुड बी रेडी टू स्टार्ट एडिटिंग। उसके बाद बस ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करो, चीजें अपने हिसाब से अरेंज करो, कंटेंट को एडिट करो और अच्छे से डिजाइन चूज करो। उसके बाद न्यू पेजेस को ऐड करो और उनको भी डिजाइन करो। जैसे मैंने ये पेज ऐड किया और इसे एडिट किया। अब बस लास्ट में मैं वेबसाइट रेडी होने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा एंड योर वेबसाइट इज रेडी। और ये तो मैंने कंप्लीटली फ्री में किया क्योंकि ये मेरा पहला ऐप है उडू पे। और तो और आपको यहाँ पे 1 ईयर फ्री कस्टम डोमेन भी मिलता है। और अगर आपको उडू के और भी एप्स ट्राई करने हैं तो सिर्फ 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में वो भी हो जाएगा। उडू काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। आप में से इसे कोई भी यूज करके इजीली एक वेबसाइट बना देगा। इसे खुद ट्राई करके देखो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिलायंस का फाउंडेशन एक्चुअली धीरूभाई अंबानी ने रखा था, जो कि एक ओजी बिजनेसमैन थे। धीरूभाई ने 1960s में टेक्सटाइल यार्न के एक छोटे से ट्रेडर के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी और फिर आगे जाके 1975 में उन्होंने विमल नाम का अपना खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, जो कि अपने हाई क्वालिटी फैब्रिक के लिए बहुत ही जल्द पॉपुलर हो गया। आज भी अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो उन्हें विमल ये कपड़ों का ब्रांड जरूर याद होगा। हालांकि आज की हमारी जनरेशन में ये नाम किसी और ही रीजन की वजह से फेमस है, लेकिन क्लोथिंग ब्रांड बनाने के बाद भी धीरूभाई सैटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उनके सप्लायर्स को जा रहा है, जो कि यार्न प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें ये प्रॉफिट शेयर करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि धीरूभाई ने तो फॉर्मल एजुकेशन लिया ही नहीं था, तो इन्हें बिजनेस के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे होगा। बट आपको मैं एक चीज बताऊं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट थे। वो अपने आसपास के सारे बिजनेसेस को दिन भर ऑब्जर्व करके बस उनका प्रोसेस सीखते थे। और ये जो उन्होंने मैन्युफैक्चरर बनने का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, ये उनका डिसीजन बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां आप अपने रॉ मटेरियल को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर सके। ये हम सब के लिए एमबीए का एक बहुत बड़ा लेसन है। और आगे जाके देखते ही देखते लेट 1980s में धीरूभाई अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। लेकिन उनके अंदर का बिजनेस माइंड अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि पॉलिएस्टर यार्न की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए 1996 में रिलायंस ने हजीरा, जो कि गुजरात में है, वहां पे अपने इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया, जिससे वो आज इंडिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लेयर्स में से एक बन गए। लेकिन धीरूभाई जी अभी भी इससे सैटिस्फाइड नहीं थे। पेट्रोकेमिकल्स क्रूड ऑयल को रिफाइन करके मिलते हैं, ये उन्हें पता चला, और उन्हें ना ये प्रोसेस भी अपने हाथ में ही चाहिए था। तो 1999 में धीरूभाई ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी बनाने का विजन रखा। इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन मुकेश अंबानी ने किया, जो धीरूभाई के सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मुकेश अंबानी यहाँ पे क्यों चूज हुए और अनिल अंबानी क्यों नहीं। ये भी ना एक अलग ही कहानी है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का उन दोनों को देखने का नजरिया बहुत ही अलग था। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इसे किसी और वीडियो में कवर करूंगा। बात करें जामनगर रिफाइनरी की, तो मुकेश अंबानी ने पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में उठाया था, और इस मेगा प्रोजेक्ट को अगले कुछ सालों में उन्होंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। यहाँ पर आपको अंबानी का बिजनेस अक्यूमेन और फोरसाइट साफ दिखाई देता है। बिजनेस तो जैसे उनके खून में ही दौड़ता है, और उस दिन से लेकर आज तक अंबानी की बिजनेस करने की फिलॉसफी कभी नहीं बदली। जब धीरूभाई टेक्सटाइल बिजनेस में थे तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो वहां पे डोमिनेट करे। दूसरी तरफ विमल अपने पीक पे लार्जेस्ट टेक्सटाइल ब्रांड भी बन गया था। आगे जाके यही चीज पेट्रोकेमिकल में भी करके दिखाई। हजीरा प्लांट गुजरात की एक सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी थी। उस टाइम के हिसाब से ये काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव बिजनेस प्लान था, और आगे जाके मुकेश अंबानी ने भी ये पैटर्न आगे बढ़ाया। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में जियो को लॉन्च करके जैसे कंपटीशन ही खत्म कर दिया। रिटेल सेक्टर में बिग बाजार का एक्विजिशन किया, और अब रिसेंटली डिज्नी हॉटस्टार के साथ एक मर्जर किया। उनकी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये है कि वो अपने कंपनी को इतना बड़ा बना देते हैं कि दूसरे के लिए उस स्पेस में सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन तो दूर की बात रह गई, आप सोचो सर्वाइवल ही वहां पे बहुत मुश्किल हो गया है। जामनगर रिफाइनरी के केस में भी उन्होंने वही किया। ये रिफाइनरी शुरुआत से ही इंडस्ट्री का एब्सोल्यूट लीडर बनने के लिए सोची गई थी, और ये कोई ऑर्डिनरी रिफाइनिंग प्लांट नहीं था। ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, जिसमें 2500 एम्प्लॉइज के लिए रेसिडेंशियल हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कॉम्प्लेक्स, डेडिकेटेड शिपिंग पोर्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अपना खुद का एक एयरपोर्ट टर्मिनल भी था। बाय रियल लाइफ केजीएफ तो इसे ही कहते हैं। ये सब कुछ 7500 एकर्स यानी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे बनाया गया था। मार्च 2024 में अनंत अंबानी का जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी आए थे, वो भी जामनगर कॉम्प्लेक्स में ही होस्ट किया गया था। इस रिफाइनरी को बनाने का टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ यानी $6 बिलियन था, और इसे सिर्फ 3 सालों के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था। इसी स्केल की और भी रिफाइनरीज को बनाने में इससे डबल टाइम लगता है और इससे डबल पैसा भी लगता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 75,000 से भी ज्यादा वर्कर्स ने राउंड द क्लॉक काम किया था।
और इसके क्विक कंस्ट्रक्शन के बाद भी जामनगर रिफाइनरी एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल ही है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स यानी CI काफी ज्यादा हाई है। CI बेसिकली रिफाइनिंग प्लांट्स की कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि वो डिफरेंट क्वालिटी के क्रूड ऑयल्स को कितने हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा ये CI होगा उतनी एडवांस रिफाइनिंग कैपेसिटी होगी और जामनगर रिफाइनरी का CI 21.1 है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगली जो बेस्ट रिफाइनरी है मोटिवा जो कि USA में है, उसका CI 14.3 है और बाकी सारी मेजर रिफाइनरीज का CI लगभग 11 के आसपास ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब दूसरे रिफाइनरीज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्यूरिटी के क्रूड ऑयल को ही प्रोसेस कर सकते हैं, जामनगर रिफाइनरी गार्बेज क्रूड ऑयल को भी आसानी से प्रोसेस कर सकता है। ये 170 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्रूड ऑयल को बिना किसी दिक्कत के प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। जहां पे ना टिपिकल रिफाइनरीज का वेस्ट जनरेशन 5% होता है, वहीं पे जामनगर रिफाइनरी का वेस्ट जनरेशन सिर्फ 0.2% है।